In my YouTube channel, Amit Gupta, Drug Pharmacology. Today we are discussing about the next type of drugs, that is the anti-epileptic drugs. It is also the mental disorders. Anti-epileptic drugs are those drugs that are used in the treatment of epilepsy. एंटी-एपिलेप्टिक्स, एपिलेप्सी के नाम से आप जानते होंगे. व्हाट इज द एपिलेप्सी? एपिलेप्सी क्या है? एक तरह का डिसऑर्डर है, जो आपका सीनियर डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि दो तरह के टोनिक और क्लोनिक फेज़, दो तरह की फेज़ होती हैं. टोनिक और टोनिक मतलब क्या है कि उसमें उसकी मसल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट इन द स्केलेटल मसल्स में होता है. इसके अलावा क्या होता है कि क्लोनिक फेज़ होती है. क्लोनिक फेज़ में क्या होता है, वो चिल्लाएगा और साथ में अनकॉन्शियस यानी बेहोशी की हालत हो जाती है. तो आपने ये आम तौर पे देखा होगा एपिलेप्सी, जिसे हम आम भाषा में मिर्गी के दौरे कहते हैं. तो उसके जो ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ की जाती हैं उसको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहते हैं. क्या है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स? तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर दोज विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी और कन्वल्सन्स. कन्वल्सन भी इसे हम एपिलेप्सी कह सकते हैं. यानी वो ड्रग जो कि एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट या कन्वल्सन के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में जो यूज़ की जाती हैं उन्हें हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं. अब उससे पहले हम यह जानेंगे कि एपिलेप्सी है क्या. Epilepsy is a group of disease, all of which are caused by abnormal electrical discharge in a part or whole of the brain. It is also known as seizures and convulsions. एपिलेप्सी क्या है कि एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब है कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट के ब्रेन से, एक नर्व से दूसरे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू जाती है. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जब वो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है, या उसका फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कलेक्ट हो गया, ज़्यादा हो गया और वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर बनता है या किसी पार्ट में या पूरे ब्रेन में, उस टाइप के डिसऑर्डर को हम सीजर्स या कन्वल्सन्स के नाम से जानते हैं. In normally working of the brain, a small group of neurons generate an electrical impulse which are sent to the other area of the brains and produce various activity in the brains. नॉर्मली अब बात करें तो ब्रेन्स की, तो जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती हैं और फ्लो करती हैं डिफरेंट एरिया ऑफ द ब्रेन्स में, एक दूसरे को फॉर्म करेंगे. फ्लो क्या करती है, क्योंकि एक पार्ट, ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुँचते हैं तो उसके थ्रू क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है. ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और बेसिस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन के लिए ये सी चीज़ ज़रूरी होती है. लेकिन हाउएवर इन एपिलेप्सी ए लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स इन द फोकल एरिया और इवन द होल ब्रेन ऑफ द डिस्चार्ज सिमिल्टेनियसली. लेकिन एपिलेप्सी में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, या तो फोकल एरिया, किसी भी जगह वहाँ पर इंजरी हो गई है ब्रेन के अंदर, वो फोकल एरिया, या फिर पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो हो रहे हैं वो आपके सिमिल्टेनियसली एक के बाद एक होते जा रहे हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं. तो एपिलेप्सी इज़ द रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल जनरेशन एंड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन. इलेक्ट्रिक तो सीजर्स क्या है, सीजर्स या एपिलेप्सी क्या है कि एबनॉर्मल्स इसमें क्या होगा, सॉरी पेज से बोल गया. हाँ, तो एपिलेप्सी क्या रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल जनरेशन एंड स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. एबनॉर्मल जनरेशन हो रहा है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहे हैं और उनका ब्रेन में एबनॉर्मल जनरेशन होना, स्प्रेड होने की वजह से क्या होती है, एपिलेप्सी जैसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है. अब एपिलेप्सी सीजर्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग. तो बात के इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग तो ये 4 टाइप के होते हैं: जनरलाइज सीजर्स, पार्शियल सीजर्स, अनक्लासीफाइड सीजर्स एंड स्टेटस सीजर्स. इसको देखें तो जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं. जनरलाइज सीजर्स आर द जो कॉल्ड दे आर कॉज्ड बाय द डिफ्यूज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व होल ऑफ द ब्रेन. जनरलाइज सीजर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी एक, जैसे हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें जनरलाइज सीजर में बेसिकली दोनों हेमिस्फीयर भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं सीजर्स में, इसलिए हम जनरलाइज सीजर भी कह सकते हैं. दे प्रोड्यूस सिम्टम सिमेट्रिकली इन बोथ साइड ऑफ द बॉडी. दोनों जैसा सिम्टम्स जो भी इंड्यूस होगा दोनों साइड में सेम सिम्टम्स इंड्यूस होता है, इंडिकेटिंग ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. पार्शियल या सीजर्स, पार्शियल या फोकल सीजर्स क्या होता है कि इसमें होल ब्रेन या वो दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं. जिस हेमिस्फीयर में फोकल या सीजर्स, फोकल या फिर इंजरी हो गई है या वहाँ के न्यूरॉन्स लॉस हो गए हैं, तो उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर्स की वजह से ही वो इम्पल्स, वो जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं एपिलेप्सी के. तो फोकल सीजर्स आर अराइज इन वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, देयरफॉर दे आर एसिमेट्रिकली है. ठीक है,
फोकल सीजर्स आर मोस्टली कॉज बाय द लीजन इन द सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो किसी ब्रेन के पार्ट में कोई चोट लग जाने के कारण, कोई लीजन होने के कारण ये उस पार्ट में फोकल सीजर्स जनरेट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द लीजन्स द सिम्टम्स में बी ए मोटर, सेंसरी, साइकोइक, ऑटोनॉमिक। और ये डिपेंड करता है सिम्टम्स पे कि मोटर मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेंसरी मतलब क्या है, सेंसेशन लॉस हो जाएगा, अनकॉन्शियस कंडीशन हो जाएगी, और साइकोटिक मतलब साइकोसिस प्रॉब्लम यानी कि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना। इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ कॉन्शियस, अगर किसी वैसे भी होता है कि पार्शियल सीजर्स में कभी कभी कॉन्शियस लॉस नहीं होता है, तो द पार्शियल सीजर्स इज कॉल्ड सिंपल पार्शियल सीजर। इस टाइप के सीजर्स को हम सिंपल पार्शियल सीजर्स के नाम से आते हैं। जिस पार्शियल सीजर में कॉन्शियसनेस मेंटेन है, अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं हुआ है, वो बेहोश नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी कुछ अदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन बेहोशी नहीं हो रही है, उस टाइप के सीजर को हम सिंपल पार्शियल सीजर के नाम से जानेंगे। इन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स द पेशेंट बिकम ए अनकॉन्शियसनेस। अगर हाँ पेशेंट कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, बेहोश हो जा रहा है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्लासीफाई होता है अनक्लासीफाइड सीजर्स, जिसको हम किसी क्लास में नहीं रख सकते। सीजर्स विच डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरलाइज सीजर्स एज वेल एज ए पार्शियल सीजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स। इट टर्म्स इन अनक्लासीफाइड सीजर्स, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स में हम ना ही उसे जनरलाइज सीजर में रख सकते हैं, ना ही उसे हम फोकल सीजर्स या पार्शियल सीजर में रख सकते हैं, तो उसकी कैटेगरी क्या होती है, अनक्लासीफाइड सीजर्स हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट है आपका स्टेटस एपिलेप्टस। स्टेटस एपिलेप्टस क्या है? एपिलेप्टिक सीजर्स नॉर्मली लास्ट ए फ्यू मिनट्स, वो फ्यू मिनट्स के लिए होते हैं। हाउएवर समटाइम्स सीजर्स में बिकम एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग, कभी कभी ऐसा होता है कि सीजर्स क्या होता है बहुत लंबा खिंच जाता है, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेटस एपिलेप्टिस। इस टाइप के जो सीजर्स बहुत लॉन्ग टाइम तक हो रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट तक जिनका लार्ज में होता है, नॉर्मली क्या होता है 2 या 3 मिनट में जाके सीजर्स होते हैं सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन 5 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं, उस टाइप के एपिलेप्सी को हम एपिलेप्टिक सीजर्स कहेंगे। ठीक है, इट इज कॉमनली सीन इन जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर टाइप ऑफ सीजर्स। ये मोस्टली देखने को मिलता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक टाइप ऑफ एपिलेप्सी में। ये देखने को मिलता है कि उनका ड्यूरेशन जो होता है मोर देन 5 मिनट हो जाता है। उस कंडीशन को हम स्टेटस एपिलेप्टिस के नाम से जानेंगे। फेलियर, इस कंडीशन में अगर लॉन्ग टाइम तक जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फेलियर ऑफ रेस्पिरेशन ड्यू टू द स्पाज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, रेस्पिरेटरी मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो स्पाज्म तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से क्या, स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन का फेलियर हो सकता है। एसिडोसिस हो सकती है क्योंकि लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो बॉडी में इकट्ठी हो जाएगी प्रोलॉन्ग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब इसलिए इस कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसकी जान को बचाना है। देयरफॉर द स्टेटस एपिलेप्टिस मेडिकल इमरजेंसी। अगर किसी को स्टेटस एपिलेप्टिस आ रही है तो उसके लिए मेडिकल इमरजेंसी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, विच इज़ मस्ट बी ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल्स। बाकी सीजर्स में क्या है, उसको आपका अटैक कम होगा, हल्का की नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिस में अगर आपने इसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो मे बी उसकी डेथ हो सकती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी फेलियर। दिस इज इमरजेंसी, इसको हम स्टेटस एपिलेप्टिस को एक तरह से इमरजेंसी सीजर्स भी नाम के भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन किया जो तो हमने इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे कि 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म हैं जो ड्रग इसमें इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि हमको यहाँ पे करना क्या है, मेनली जो सीजर्स में इम्पल्स का जो फ्लो हो रहा है, उसके इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, इसको हमें सप्रेस करना है। तो या तो जनरेशन सप्रेस कर दें या फ्लो सप्रेस कर दें। उसके लिए क्या है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इम्पल्स ट्रांसमिशन होती हैं तो उसके लिए जो ज़रूरत होती है, ज़रूरत किसी होती है इम्पल्स पोटेंशियल जनरेट होने की। पोटेंशियल जनरेट किससे होता है, डीपोलराइजेशन से। और पहले मैं बताता हूँ डीपोलराइजेशन कब होता है, जब सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। यानी कि सोडियम चैनल को क्लोज कर दें तो भी डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, तो यानी कि नर्व इम्पल्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। और कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं तभी नर्व इम्पल्स बन नहीं पाएंगे, ना ही फ्लो हो पाएंगे। साथ में हम ये क्या हो रहा है, इसमें ब्रेन हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या करेंगे, गावा न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्रेन की एक्टिविटी को कम हो जाएगी। तो 3 टाइप की ड्रग हो जाएंगी। एक होंगे प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन वाली ड्रग्स, दूसरी होंगी जो गावा के एक्शन को बढ़ाती हैं, फैसिलिटेट गावा मीडिएट कैलोरीन चैनल ओपनिंग, और तीसरी टाइप की ड्रग होंगी जो इनहिबिट करेंगे टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल इन द ब्रेन। जो थैलेमिक न्यूरॉन है उसमें कैल्शियम चैनल है, उसको ये ब्लॉक करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशंस। इसमें आपके फिनोटाइन, कार्बामेजापिन, वेल्पोरेट, सोडियम वेल्पोरेट जिसे बोलते हैं, लेमेट्राइजिन, टाइपिरामेड,
जोनसिनामाइड और लोकोसामाइड्स, ये सभी आते हैं। अगर हम फैसिलिटेड गाबा मेडिएट क्लोरीन चैनल ओपनिंग की बात करें, यानी गाबा के जो एक्शन को बढ़ाते हैं, उसमें सभी बारबिटरेट ड्रग आ जाएंगी, जिसमें हम फिनोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन्स ले सकते हैं। बेंजोडाइपिन्स भी आएंगे, जिसमें बेटाइपाम, एल्प्राजोलम, मिडाजोलम आ जाते हैं। इसके अलावा वेगाबैट्रिन, बेल्परेट, गाबापेंटीन और टेगाबीन। अब बात करें कैल्शियम इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल, उसमें आपका इथोसक्सीमाइड, बेल्परेट और जोनिसोनामाइड। तो बेल्परेट है जो वो आपकी तीनों में ही है, सोडियम चैनल ब्लॉक भी करेगी, गाबा को भी ब्लॉक करेगी और टी टाइप कैल्शियम को ब्लॉक करेगी। तो गाबा जो आपका जो सोडियम बेल्पोरेट है, बेल्पोरिक एसिड है, वो मल्टीपल टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, ब्लॉक द सोडियम चैनल आल्सो ब्लॉक द गाबा, इंक्रीज द गाबा मीडिएट रिस्पॉन्स एंड आल्सो इनहिबिट द टी टाइप कैल्शियम चैनल इन द थैलेमिक न्यूरॉन्स। मैं अब ड्रग की बात करें तो ड्रग हम आपको देखते हैं यहाँ पे फिनोटाइन के लिए। तो फिनोटाइन क्या है? फिनोटाइन इज ए हाइड्रोटाइन डेरिवेटिव कंपाउंड, इट इज़ वाइडली यूज इन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आफ्टर फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन के बाद में कोई ड्रग अगर मोस्टली जो यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फिनोटाइन यूज़ की जाती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो क्या एक्शन होता है? फिनोटाइन स्टेबलाइज द न्यूरल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मैंने आपको पहले बताया था, जो पोटेंशियल है उसके जनरेशन को, उसके कंडक्शन को रोकना है। तो क्या है, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को नॉर्मल स्टेबलाइज करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा सीजर इम्पल्स के लिए। कैसे होता है? दिस इज अचीव बाय द प्रोलॉन्ग इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। सोडियम चैनल जो फ्लोरेंस होते हैं उसको ये क्या कर देते हैं, कंटिन्यू ब्लॉक कर देते हैं, जिससे सोडियम की एंट्री होती है वो नहीं हो पाती है। जब सोडियम की एंट्री नहीं होगी, सोडियम एंट्री नहीं होगी तो सोडियम का अमाउंट नहीं होगा, डीपोलराइजेशन होगा, नहीं इम्पल्स का जनरेशन हो पाता है। द अदर इफेक्ट लाइक रिड्यूस द कैल्शियम इन्फ्लक्स, इसके अलावा कैल्शियम चैनल को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे कैल्शियम एंट्री नहीं हो पाती है, और इन्हांस करते हैं गाबा के रिस्पॉन्स के लिए। गाबा का रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, यानी कि मेंटल सीनियर डिप्रेशन एक्शन देंगे। फार्माकोलॉजी एक्शन की बात करें, डज नॉट प्रोड्यूस जनरल सीनियर डिप्रेशन एक्शन। जैसे अगर हम बात करें फिनोबार्बिटोन की, जो फिनोबार्बिटोन ड्रग यूज़ होती है ऐसे सीजर्स में, तो वो सीनियर्स को डिप्रेस करती है, लेकिन फिनोटाइन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सीनियर को डिप्रेस नहीं करती है। डज नॉट प्रोड्यूस रेडिएशन, ना ही रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी जैसे फिनोबार्बिटोन प्रोड्यूस करती थी। इट अबॉलिश द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द ब्रेन एंड सप्रेस द सीजर्स। जितने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो डेवलप हो रहे हैं ब्रेन के अंदर, उनको सप्रेस कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं, साथ में ब्रेन के अंदर सीजर्स की कंडीशन को भी कम कर देंगे। एडीएमई की बात करें, इट इज़ स्लोली एब्जॉर्ब फॉर द ओरल रूट एंड इट इज़ गिवन बाय द पेरेंटल रूट्स। ओरली ये एब्जॉर्ब हल्के हल्के होती है, लेकिन अगर हम पेरेंटल की बात करें तो पेरेंटली एब्जॉर्ब जो होती है वो आपकी बेटर तरीके से होती है, इसलिए इसे पेरेंटल रूट से प्रेफर किया जाता है। मेटाबोलाइज लिवर में होगी, एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरिन। ठीक। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट आपके इसके थेरेपेटिक कंडीशंस में भी होते हैं। इसमें आफ्टर प्रोलॉन्ग, अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हम उसको थेरेपेटिक कंसल्टेशन में ड्रग दे रहे हैं तो बहुत सारे थेरेपेटिक इफेक्ट आपको, एडवर्स इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होंगे। आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ न्यूमरस साइड इफेक्ट आर प्रोड्यूस एट ए थेरेपेटिक प्लाज्मा कंसल्टेशन। तो उसमें गम हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है कि जो गम होते हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है। हेरिटिज्म का क्या है, मतलब जो फीमेल्स हैं जिनके स्किन पे हेयर नहीं है तो उस पार्ट में भी स्किन में हेयर की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस आप जानते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, क्योंकि ये फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोमलेशिया मतलब कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं बाय द विटामिन डी। विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देंगे, विटामिन डी की पूरी तरह एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, और विटामिन डी के कारण क्या होता है, कैल्शियम होता है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। जब कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब हो पा रहा है तो क्या होगा, ऑस्टियोमलेशिया जैसी कंडीशंस होगी। एंड इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन को रिलीज कम कर दिया, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस बन जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको प्रेगनेंसी में दें तो फिनोटाइन क्या करेगी, फ्यूटल हेरिडिटरी सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपरप्लास्टिक फेंगियल्स, जो फेरेंगियल पोर्शन है वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा, या फिर जो आपका तालू है, स्लेफ्ट है, वो आपका आधा रह जाता है। हेयर लिप्स भी आधा रह सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट होती है जब प्रेगनेंसी के टाइम में हम इसको किसी पेशेंट्स को, प्रेगनेंसी के टाइम में किसी फीमेल को देते हैं। इंट्रैक्शन की बात करें तो फिनोबार्बिटोन कम्प्लीटली इनहिबिट द फिनोटाइन मेटाबॉलिज्म। अगर फिनोबार्बिटोन के साथ में अगर फिनोटाइन दे रहे हैं तो फिनोबार्बिटोन क्या करेगी, फिनोटाइन की मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देगी, उसकी रिस्पॉन्स को बढ़ा देगी। कार्बामेजापिन एंड फिनोटाइन इंड्यूस ईच अदर मेटाबॉलिज्म, एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करती हैं। कार्बामेजापिन फिनोटाइन को बढ़ाएगी मेटाबॉलिज्म को, फिनोटाइन कार्बामेजापिन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी।
Valproates displays the protein bonded phenytoin and decrease its metabolism. वेलप्रोरेट, सोडियम वेलप्रोरेट को अगर हम फिनोटाइन के साथ में दें तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा फिनोटाइन को, जिससे कि फिनोटाइन होगा, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फ्री ऑफ कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है, जो कि रिस्पॉन्स अच्छा देगा, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। साथ में वेलप्रोरेट क्या करता है, इसके मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है, जिससे इसकी इफिशियंसी फिनोटाइन की बढ़ जाएगी विद द हेल्प ऑफ सोडियम वेलप्रोरेट एस। ठीक है। फिनोटाइन कम्प्लीटली इनहिबिट द बार्फिन मेटाबॉलिज्म। अगर बार्फिन को फिनोटाइन के साथ में दिया जाए तो फिनोटाइन क्या करता है, बार्फिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा, जैसे बार्फिन के एक्शन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन अमाउंट बढ़ जाएगा इन एक्टिव कंडीशंस। फिनोटाइन इंड्यूस द मैक्रोसोबल एंजाइम्स एंड इंक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ स्टेरॉइड्स। फिनोटाइन क्या होता है, जो मैक्रोसोबल एंजाइम इंड्यूसर है, इंड्यूसर होने के कारण क्या होता है, जितने भी आपके स्टेरॉइड ड्रग्स होंगी उन सब के मेटाबॉलाइज को बढ़ा देते हैं, डिग्रेडेशन को बढ़ा देते हैं। चाहे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्ट की बात करें तो अगर कोई फिनोटाइन ले रहा है, अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्ट लेगा तो ओरल कॉन्ट्रासेप्ट के एक्शन क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देती है। इसी तरह डाइक्साइक्लिन है, थियोथायोफाइन है, उनके भी एक्शन क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें, इसे अवॉइड कब करना है, इट इज कंटामिनेटेड टू द डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड करते हैं, प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, और एनीमिया में कंडीशन अवॉइड करें। 3 कंडीशन है जिसमें हम अवॉइड करेंगे, ये ड्रग नहीं दे पाएंगे, डायबिटिक कंडीशंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लास्ट इज़ द एनीमिया। यूज़ की बात करें तो फिनोटाइन क्या होता है, इज़ द फर्स्ट लाइन एंटी डिप्लेटिव ड्रग्स है, लेकिन आजकल इसे थोड़ा कम यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इससे साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। तो साइड इफेक्ट होने की वजह से इसे कम यूज़ किया जाता है। इट इज़ द यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स। टोनिक क्लोनिक सीजर्स में मोस्टली यूज़ किया जाता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में यूज़ किया जाता है। 3 कंडीशन है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स में, और सिंपल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में, सिंपल में भी और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में यूज़ करते हैं। इट इज इनइफेक्टिव इन द अब्सेंट सीजर। अब्सेंट सीजर में इनइफेक्टिव होते हैं। अब्सेंट सीजर्स इज द दोज कंडीशंस। अब्सेंट सीजर्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, आपके पेशेंट जो होते हैं उसको मायोक्लोनिक, क्लोनिक और टोनिक, मैं बताया था आपको, टोनिक फेज़ नहीं हो, क्लोनिक फेज़ होगी, यानी कि एबनॉर्मल मसल्स में मूवमेंट हो रहा होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। उस अब्सेंट सीजर्स में भी इसको ये इनइफेक्टिव रहती है। तो ये हुआ आपका फिनोटाइन्स, और इस तरह से हुआ एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो सॉरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चंस हो, कोई तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करने पर उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। अब हम आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।